साहित्य प्रेमी व साहित्यकारों को भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे ले जाने वाली मधुरभाषी कवयित्री लेखिका श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जिला भाषा अधिकारी को मंच पर आमंत्रित करने से पूर्व आइए इनके साहित्यिक व आधिकारिक जीवन का चलचित्र के माध्यम से अवलोकन करें। जोरदार तालियां। श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया, जिला भाषा अधिकारी, भाषा एवं संस्कृति विभाग मंडी। श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी का अधिकारी व साहित्यिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भाषा की गरिमा को जीवंत रूप देने वाली और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की संस्कृति और हिंदी भाषा व साहित्य को समृद्ध बनाने वाली मैडम गुलेरिया जी का विशेष योगदान है। ये स्वयं साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ एक बेहतरीन रचनाकार भी रही हैं। इनकी कविताएं, लेख और प्रसंग अक्सर प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। श्रीमती गुलेरिया स्वयं एक साहित्यकार होने के नाते प्रदेश के साहित्यकारों को आगे ले जाने के उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए मुख्य भूमिका निभाती रही हैं। इन्होंने भाषा संस्कृति विभाग की ओर से बहुत से मंच प्रदान किए ताकि भावी साहित्यकार व कलाकार आगे आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। अपने इस उद्देश्य में ये सफल भी रही है। अब मैं जिला भाषा अधिकारी श्रीमती प्रोमिला गुलेरिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैडम अपने प्रेरणापरक शब्दों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परमादरणीय आज के इस महासम्मेलन के मुख्य अतिथि महोदय, डीएवी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य, इनके साथ विराजमान सभी विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता, साहित्यकार वर्ग, डीएवी परिवार के सभी अध्यापक, अध्यापिका, गुरुजन, सभागार में उपस्थित प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं डीएवी शिक्षण संस्थान के आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना आदर सत्कार दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि जब हम बहुत कम जानते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा भी है और मैं खुद भी मानती हूँ कि जब हम बहुत कम जानते हैं तो शायद हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, और जितना ज्ञान आगे बढ़ता जाता है उतना ही मौन आता जाता है। मैं अगर शायद मुझे सबसे पहले बुला लिया होता तो मैं 15 मिनट की बजाय शायद आधा घंटा भी बोल पाती, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता कि मेरे सामने कौन बैठे हैं और कितना ज्ञान रखते हैं। अब जब मुझे अंत में बुलाया है तो मैं तहे दिल से स्वीकार करती हूँ कि आगे जो भी गणमान्य बैठे हैं वो मुझसे बेहतर हैं और मुझसे ज्यादा जानते हैं। उनके अनुभव मेरे जीवन से ज्यादा हैं, इसलिए शायद ही उनके सामने मैं ज्यादा कुछ बोल पाऊं। लेकिन हाँ, जो पीछे वाली दीर्घा में बैठे हैं उनके लिए मैं अवश्य कहूंगी कि उनके सामने अगर मुझे कहा जाए कि मैं घंटों बोल पाऊं तो वो भी कम होगा, क्योंकि मैं मानती हूं कि उनको मैं कुछ सिखा सकती हूँ, कि मेरे पास इतना अनुभव अब जीवन में हो चुका है कि आने वाली पीढ़ी को मैं एक प्रेरणादायी कुछ शब्द कह सकूं। ये मेरा मानना है। आज साहित्य की बात जब चली है, सबसे पहले तो ये मेरे विभाग का भी उत्तरदायित्व है। सरकार ने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया है मैं उसे अपना परम कर्तव्य समझकर निभाना चाहती हूँ, और मैं एक अधिकारी ही नहीं, मैं एक सेवक अपने आप को समझती हूँ कि वी आर पब्लिक सर्वेंट, और हमें जो काम दिए जाते हैं उन्हें हम तहे दिल से स्वीकार करके और जो भी अपना उसमें 100% देने की हम कोशिश करें। ये मेरा मानना है कि जब साहित्य की बात आती है तो मेरे विभाग का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि साहित्यकारों को तो मंच प्रदान करें,
उनको आगे बढ़ाए, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं हमारे आगे, उनको मंच प्रदान किया जाए, उनको लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। ये मैं स्वयं एक अध्यापिका रही हूं और मेरा अनुभव है पाठशालाओं में पढ़ाती बार जब मैं देखती थी कि बच्चे को सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं वो अध्यापक अपने आप उस सब्जेक्ट पर कमांड नहीं रखता है। अगर बच्चा उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहा है तो ये बच्चे की नहीं, अध्यापक की कमी है। उस अध्यापक को अपने आप को इतना इस योग्य बनाना पड़ेगा। अगर एक टेक्निक से नहीं, दूसरी टेक्निक से नहीं, उसको 1000 टेक्निक अपनाकर उस बच्चे के अंदर सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जगाना होगा। अगर इसमें वो अध्यापक सफल हो जाता है तो फिर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बच्चा स्वयं आपके पास आएगा कि आगे सर, आगे क्या, मैम आगे क्या, प्लीज मुझे बताइए आगे क्या। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा है कि पाठशालाओं में हम अगर अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड रखते हैं तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरा सब्जेक्ट टफ है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो ये मैं अपना आदर्श मानती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी को कि उन्होंने 3 शब्द कहे थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसको एक मजबूत आधार देने के लिए ज्यादा भीड़ जुटानी नहीं पड़ती, 3 लोग ही काफी होते हैं और वो है माता पिता और अध्यापक। और मैं देख रही हूँ यहाँ इस सभागार में हम 3 पीढ़ियां हैं, एक हमारी वरिष्ठ पीढ़ी है, एक हमारी पीढ़ी है और एक तीसरी पीढ़ी पीछे बैठी है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो सफल है, उन्होंने अपने जीवन में अपना 100% दिया और हमारी पीढ़ी आगे आई, वो आज दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, देखो इन्हें हमने पढ़ाया है। कभी कभी मैं अपने आप से पूछती हूँ कि क्या हम कभी खड़े होकर ये कह पाएंगे कि ये देखो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं। तो कहाँ कमी है? तो ये माता पिता की और अध्यापक की मुझे लगता है कि ये हमारी कमी होगी कि अगर हम किसी के आगे ये ना कह पाए कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, तो हम अपना 100% देने की कोशिश करें जहां भी हो। आज हमारी पीढ़ी ने ही ये सबसे ज्यादा गलती की है कि बच्चे को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं, मैं देख रही थी आज के सब्जेक्ट जो दिए हैं वो नैतिक शिक्षा और उसमें चरित्र निर्माण और साहित्य के प्रति जो अनुभव, मैं इन्हीं को ही केंद्र बिंदु रखकर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ कि एक जब नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण की जब बात आती है तो हमारी पीढ़ी ने शायद सुख सुविधाएं नहीं देखी और हमने अपने बुजुर्गों को कोसा कि उन्होंने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, हम इतनी तंगी से पढ़े, हम इतने मुश्किलों से आगे बढ़े। और जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी आई उनको हमने इतनी सुविधाएं दे दी कि वो अपने हाथों से हमने उन्हें अपाहिज बना दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति की गोद में पले बढ़े, नेचुरल तरीके से हमारा जो आज जिम जाना पड़ता है बच्चों को, कितना पैसे देकर अपनी सेहत बना रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, लेकिन जब हमारी परवरिश होती थी वो एक नेचुरल तरीके से हुई। नदियों नालों में नहाना, पैदल स्कूल जाना, इसलिए हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग हो गए कि आज वो दिखता है, आज वो दिख रहा है। लेकिन हमारे बच्चे क्यों मानसिक और शारीरिक रूप से दिन प्रतिदिन हमने उन्हें किताबी कीड़ा, यूं समझो कि एक तोते तैयार कर रहे हैं हम, जो कि सिर्फ बोलना जानते हैं। अगर प्रैक्टिकली उनसे हम अगर कुछ कराएं तो आज बेशक वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर, कहीं ना कहीं ऊंची शिक्षा और ऊंचे स्थान वो पाले, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 40 और 45 साल में जब वो प्रेशर एक पड़ता है, चाहे वो कंपनीज में जाएंगे, किसी भी संस्थान में जाएंगे, वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। वो क्या वजह है?
वो वजह ये है कि जैसे एक टीचर ने अपनी प्रयोगशाला में एक कोकून को, कैटरपिलर को एक तितली बटरफ्लाई बनते हुए प्रयोगशाला में बच्चों को काम दिया और स्वयं टीचर बाहर चले गए कि कहा कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं ना आऊं। 10 मिनट तक इस तितली को बनते हुए प्रोसेस को आपने देखना है, सिर्फ देखना है। लेकिन एक बच्चे से देखा नहीं गया। जैसे ही वो कैटरपिलर एक अपना संघर्ष जब उसका चल रहा था, एक बच्चे से देखा नहीं गया और उसने उसको फाड़ दिया। और वो जैसे ही तितली बाहर आई, वो 5 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाई। क्यों? लेकिन उस बच्चा तो बैठ गया, लेकिन जब टीचर बाहर से आए और उन्होंने पूछा कि ये कैसे मरी, क्या आपको पता है? तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण, मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे टीचर्स को, ऐसे अध्यापकों को कि वो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाते हैं कि उसका संघर्ष छीन लिया, जो संघर्ष उसकी जीने की वजह थी वो छीन लिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं। हम अपने बच्चों से जो एक सीखने की उम्र है उसमें उनका संघर्ष छीन रहे हैं, और जब वो जीवन के किसी अपने बड़े पड़ाव पर पहुंचकर वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम वक्त रहते इन सारी चीजों को समझें। जैसे कि हमारे वेद पुराणों में कितना कुछ हमारे ऋषि मुनि हमें देकर गए हैं, और आप सभी जानते हैं कि 10 साल तक बच्चे को कितना प्रेम आप दे सकते हो एज ए पेरेंट्स, आप दे दीजिए, लेकिन 10 से 20 तक उसको कड़े से कड़े अनुशासन में रखिए जितना हो सके। प्रेम और मोह में अंतर यही है। हम मोह में फंसे हैं, लेकिन प्रेम, अगर एक माँ बच्चे से प्रेम करती है तो उसके पांव के कांटे को निकालेगी, ना कि ये समझेगी कि मुझे दर्द हो रहा है, इसको दर्द होगा, मैं ये कांटा नहीं निकाल सकती, तो वो मोह है। जब एक माँ प्रेम करती है तो उसको वो दुख देकर भी उसको बनाएगी। कि जिस मूर्ति ने छेड़ियों के हथौड़ों की मार नहीं सही, वो कैसे इतनी पक्की मूर्ति बन पाएगी? यही हमारे जीवन में बच्चों की परवरिश को लेकर होना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। जहां तक साहित्य की बात आती है, उसका समाज पर कितना असर है। आप चाहे प्राचीन से प्राचीन आप अपने साहित्य को पढ़िए। मेरे आदर्श है जो साहित्य, वो है रामायण और गीता। मैं इनसे ज्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ, या जो हमने सिलेबस में पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने आचरण में भी वो चीजें लानी चाहिए। जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार हम आचरण भी करें। आजकल व्हाट्सएप है, सुबह 50 मैसेज आए होते हैं, कितनी नेगेटिविटी होती है, मैं आप बता नहीं पाती हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, मैं देखती हूँ कि कोई आया है वाक्य, क्या मैं ऐसी हूँ? मुझे सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि मुझे किसी ने शिक्षा दी है कि क्या मैं ये करती हूँ? अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे हक है कि मैं इसे आगे भेजूं। अगर मैं इस पर नहीं उतरती खरी तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस वाक्य को आगे भेजूं। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर, अपने आचरण के अनुसार अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो अपने अनुसरण करके, अगर घर में हम माता पिता की स्वयं सेवा कर रहे हैं तो बच्चों को बोलना ही नहीं पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो स्वयं अपने माता पिता की सेवा करेंगे। अगर हमने ही, कितना अच्छा कहा हमारे एक गुरु ने कि अगर हमने ही माता पिता से उनको दूर किया है, दादा दादी से दूर किया है, तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो हमारी आने वाले पीढ़ी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी सेवा करेंगे? हम नहीं कर सकते। पहले हम स्वयं, हमें चलना होगा उस पर। चाहे साहित्य का कितना असर है कि एक रामायण का आप उदाहरण ले लीजिए कि वाल्मीकि जी ने तो एक सिंपल साधारण एक कहानी लिखी, लेकिन कितने ही आलोचक, कितने ही आगे उसकी व्याख्या करने वाले कितने ही लोग आए कि रामायण के एक एक पात्र को उन्होंने आगे कितना विस्तृत रूप देकर उनकी व्याख्या की है। चाहे आप भरत को ले लीजिए, उर्मिला को ले लीजिए, या सबसे बड़ी बात जो एक नवधा भक्ति में श्री राम जी ने जो भिलनी को संदेश दिया है, जो नवधा भक्ति भगवान जी ने भिलनी को, अगर आपने रामायण देखी है तो एक बार
उसको विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न मन में उठते हैं वो सारे दूर करते हैं वो। और दूसरा, उसमें जो श्री राम जी इतने महान शासक या भगवान नहीं कहला पाते शायद अगर वो वनवास में नहीं जाते। अगर छोटी सी उम्र में वो राजा बन जाते, बिना संघर्ष किए, बिना जंगलों में गए अगर वो राजा बन जाते तो शायद इतने सफल राजा नहीं होते। उन्होंने वर्षों, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे जंगलों के ऋषि मुनियों से जो सीखा, जब कितनी अच्छी, मतलब आप ध्यान से अगर सुनेंगे कि जब माता सीता की विदाई हो रही है तो उनकी माँ ने उनको क्या संदेश दिया, जंगल में अनसुईया ने सीता माँ को क्या संदेश दिया, और जब वो ऋषियों के पास जा रहे थे, कितने ही ऋषियों से श्री राम मिले और क्या क्या उन ऋषियों ने उनको बताया, वो शायद उनकी हजारों वर्षों की तपस्या का फल था जो एक एक वाक्य में दिखता था उन ऋषियों के। तो तब जाकर श्री राम जी जब वापस घर आए तो तभी इतने महान शासक बन पाए। ये साहित्य का ही असर है, यही है साहित्य, जिसमें कि कोई एक साधारण सा शब्द, अगर कोई साधारण सी कहानी लिखकर चला जाता है और आगे कितने ही आलोचक उसको अपना अपना उसमें, जब वो उसमें शोध करते हैं और कितने ही उसमें संस्करण आगे जुड़ते जाते हैं, तो यही एक साहित्य है। और किसी भी साहित्यकार की, चाहे आप प्रेमचंद जी को ले लीजिए, चाहे दिनकर जी को देखिए, या फिर मुक्तिबोध, या हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी पहली रचना को देखिए और आखिर की रचना को देखिए। जब वो आखिर में, महादेवी वर्मा जी हैं, जब आखिर में जब वो पहुंचती है लिखते लिखते, तो कितने आध्यात्मिक और कितना ही ज्यादा उसमें ज्ञान, कितना दिन रात का अंतर होता है। तो ये लिखते रहना, उसके धीरे धीरे उसमें सीखते जाना, कुछ ना कुछ जोड़ते जाना, ये साहित्य का ही तो प्रभाव है। और यही दो मेरे विषय थे। मुख्य रूप से मैंने इन्हीं पर ही सोचा था कि अगर ये जो नैतिक शिक्षा, एक जो चरित्र निर्माण और साहित्य का समाज पर जो असर है, और मेरे जो कुछ अनुभव साहित्य के प्रति रहे हैं, तो मैं उन्हीं से ही उनसे भी आपके लिए चर्चा करना चाहती थी, जो मैंने आपके समक्ष अपने विचार रखे। इससे ज्यादा और मैं वक्त नहीं लेना चाहती, शायद सभी को इतनी ज्यादा भूख भी लगी होगी। और मेरा भाषण आपको, वही बात है, राजीव सर ने कहा कि तालियां बजा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मेरा साहित्यकारों से और सभी से आए दिन परिचय होता रहता है, हमारी बातचीत होती रहती है, तो मैं इनको विशेषकर राजीव सर, मुरारी शर्मा जी, इनसे मैं रूबरू होती रहती हूँ और इनके जो लेखन है उनको पढ़ती भी रहती हूँ। और हमारे जो मुख्य नाटककार इंदु जी हैं, इनके नाटक लाजवाब रहते हैं। और ऐसी ये जो विधाएं हैं मेरे विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो इन सब के माध्यम से मेरा, जब भी आपको, सभी जितने भी यहाँ सभागार में बैठे हैं, आपको ये लगे कि हमारे किसी सहयोग की जरूरत है, तो हमारा विभाग हमेशा आगे है। और ये मंच प्रदान करने के लिए, चाहे साहित्यकारों को, छोटे से छोटे कवि कवित्री को और बड़े से बड़े साहित्यकार के, हम सभी योगदान और सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इससे साथ ही ज्यादा न कहती हुई आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्रेरणादायी शब्द मैडम गुलेरिया जी के लिए एक बार मैं फिर से चाहूंगा कि जोरदार तालियां।